सुबह की धूप रसोई के पर्दों से छनकर आ रही थी जब मार्गरेट थॉम्पसन अपनी जानी पहचानी ओक की मेज पर बैठी थी। कॉफी के उस कप को देख रही थी जो कब का ठंडा हो चुका था। 73 साल की उम्र में उसे हमेशा अपनी तेज बुद्धि और व्यवस्थित दिनचर्या पर गर्व था, लेकिन हाल ही में कुछ अलग लग रहा था। शब्द वाक्य के बीच में ही गायब हो जाते थे, जैसे पक्षी अचानक उसके विचारों से उड़ जाते हों। मां, आप यहां 20 मिनट से बैठी हैं, डेविड ने कहा, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था। जब वह रसोई में आया, उसकी आवाज में वो सावधान लहजा था जो वो हाल ही में अक्सर सुन रही थी। वो लहजा जो लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब वे आपको परेशान नहीं करना चाहते। मार्गरेट ने ऊपर देखा, थोड़ी भ्रमित। क्या मैं बस तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही थी। वे इसी जगह से सूर्योदय देखना पसंद करते थे। उसकी उंगलियों ने मेज की घिसी हुई लकड़ी को छुआ। 47 साल हमने हर सुबह यहां एक साथ बैठकर बिताए। डेविड की पत्नी लिंडा ने दरवाजे से उसके साथ चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। वे इन क्षणों को अधिक बार देख रहे थे, दोहराई जाने वाली कहानियां, भूली हुई मुलाकातें, और जिस तरह मार्गरेट कभी कभी जानी पहचानी चीजों को इस तरह देखती थी जैसे पहली बार देख रही हो। मां, डेविड ने धीरे से कहा, उसके पास एक कुर्सी खींचते हुए, लिंडा और मुझे लगता है कि आपको डॉ पैटरसन से मिलना चाहिए। बस एक नियमित जांच। 3 हफ्ते बाद डॉ पैटरसन के बाद कार्यालय में निदान आया, जहां प्रेरणादायक पोस्टर और कृत्रिम पौधे थे। प्रारंभिक चरण का अल्जाइमर रोग। शब्द हवा में मृत्यु दंड की तरह लटके रहे, भले ही डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने इसे जल्दी पकड़ लिया था। हमारे पास समय है, डॉ पैटरसन ने उनके कार्यालय में इकट्ठे हुए परिवार को समझाया। उचित देखभाल और दवा के साथ हम प्रगति को काफी धीमा कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आने वाले अच्छे दिनों का अधिकतम लाभ उठाया जाए। सारा, मार्गरेट की सबसे छोटी बेटी, अपनी कुर्सी पर कड़ी बैठी थी। उसका फोन काम की सूचनाओं से भरा था जिसे उसने एक बार के लिए नजरअंदाज किया। 38 साल की उम्र में वो एक सफल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी जो अपनी कीमत तिमाही रिपोर्ट और क्लाइंट अधिग्रहण से मापती थी। उसने हमेशा अपनी मां की भावनात्मक प्रकृति को कमजोरी के रूप में देखा था, उसकी भावुकता को अक्षमता के रूप में। कितना समय? सारा ने स्पष्ट रूप से पूछा, उसकी आवाज डेविड के उपचार विकल्पों के बारे में नरम सवालों को काटते हुए। हर मामला अलग होता है, डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन आमतौर पर हम 2 से 5 साल के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं। माइकल, बीच का बच्चा और परिवार का शांतिकर्ता, आगे बढ़ा और अपनी मां का हाथ दबाया। हम इसका सामना एक साथ करेंगे, मां, हम सभी। लेकिन ये 8 साल की एम्मा, सारा की बेटी थी, जिसने भारी मौनता को तोड़ा। क्या इसका मतलब यह है कि दादी मां अब मेरी जन्मदिन की पार्टियां याद नहीं रखेंगी? मार्गरेट की आंखें आंसुओं से भर गई जब उसने अपनी पोती को देखा। ओह प्रिय, दादी मां तुम्हारे बारे में सब कुछ याद रखने की बहुत कोशिश करेगी, हर एक चीज। उस शाम जब परिवार मार्गरेट के बैठक कमरे में इकट्ठा हुआ, डेविड ने एक विचार प्रस्तुत किया जो सब कुछ बदल देगा। मैं सोच रहा था, उसने एक रंगीन ब्रोशर निकालते हुए कहा, क्या होगा अगर हम एक पारिवारिक क्रूज पर जाएं? हम सभी एक साथ। मां हमेशा से अलास्का देखना चाहती थी और बच्चों को यह पसंद आएगा। सारा तुरंत भड़क गई, डेविड, मैं छुट्टी के लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकती। मेरे पास अगले महीने मॉरिसन अकाउंट लॉन्च हो रहा है। और सारा, माइकल ने बीच में टोका, जो उसके लिए दुर्लभ था। आखिरी बार हम सभी कब एक साथ थे? वास्तव में एक साथ। मार्गरेट ने आश्चर्य से ब्रोशर का अध्ययन किया। उसकी उंगलियां ग्लेशियर और व्हेल की तस्वीरों को छू रही थी। तुम्हारे पिता और मैं हमेशा अलास्का के बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि यह भगवान का दिखावा करने का तरीका था। तो ये तय हो गया,
डेविड ने घोषणा की, 3 हफ्ते बाद हम सभी जीवन के सबसे बड़े रोमांच पर जा रहे हैं। जब उस रात परिवार बिखर गया, सारा रुक गई, अपनी मां को देखती रही जो सावधानी से क्रूज ब्रोशर को मोड़कर चिमनी पर अपने दिवंगत पिता की तस्वीर के पास रख रही थी। सालों में पहली बार सारा ने देखा कि उसकी मां कितनी छोटी लग रही थी, कितनी नाजुक। लेकिन उसने उस भावना को दूर धकेल दिया। पहले से ही मानसिक रूप से गणना कर रही थी कि इस असुविधाजनक पारिवारिक दायित्व से पहले उसे कितना काम पूरा करना होगा। उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह यात्रा एक साधारण छुट्टी से कहीं अधिक बन जाएगी। यह समय के साथ दौड़, स्मृति का उत्सव और सारा के लिए एक गहरा जागरण बन जाएगा जो उसकी हर उस चीज को चुनौती देगा जिसे वह सोचती थी कि वास्तव में जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। क्रूज जहाज बंदरगाह में इंतजार कर रहा था, उन सभी को एक ऐसे रोमांच की ओर ले जाने के लिए तैयार था जो उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। विशाल क्रूज जहाज उनके ऊपर एक तैरते शहर की तरह खड़ा था। इसका सफेद पतवार सिएटल बंदरगाह के सामने चमक रहा था। मार्गरेट डॉक पर खड़ी थी, अपना पर्स दोनों हाथों से पकड़े हुए। उसकी आंखें उत्साह और अनिश्चितता के मिश्रण से चौड़ी थी। सीगल की आवाजें, कार के हॉर्न और सैकड़ों बातें करते यात्रियों की आवाज ने अराजकता की एक सिम्फनी बनाई जिससे वो क्षण भर के लिए खो गई। मां, पास रहिए, डेविड ने कहा, भीड़ के बीच से निकलते समय धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए। उसकी पत्नी लिंडा मार्गरेट के दूसरी तरफ चल रही थी, एक छोटा बैग लेकर जिसमें मार्गरेट की दवाइयां और एक विस्तृत कार्यक्रम था जो उन्होंने मिलकर तैयार किया था। एम्मा और उसका छोटा भाई जेक, डेविड का 10 साल का बेटा, जहाज के गैंगवे की ओर दौड़े। उनका उत्साह संक्रामक था। दादी मां, देखिए ये कितना बड़ा है, एम्मा ने पीछे मुड़कर कहा। यह पानी पर पूरे शहर की तरह है। सारा समूह के पीछे चल रही थी, अपना फोन कान से लगाए हुए जिसे वो अंतिम समय की आपातकाल कह रही थी। लेकिन माइकल जानता था कि ये काम से अलग होने की उसकी सामान्य अक्षमता थी। नहीं जेनिफर, मॉरिसन प्रेजेंटेशन में नीले ग्राफिक्स चाहिए, हरे नहीं। हमने कल इस पर चर्चा की थी। सारा, माइकल ने उसे पुकारा, तुमने इस हफ्ते काम को पीछे छोड़ने का वादा किया था। उसने उसे टालते हुए हाथ हिलाया, लेकिन मार्गरेट चलना बंद कर चुकी थी और अपनी सबसे छोटी बेटी को उदास भाव से देख रही थी। वो हमेशा से ऐसी ही रही है, मार्गरेट ने लिंडा से फुसफुसाते हुए कहा। छोटी लड़की के रूप में भी सारा बस उपस्थित रहने से डरती थी। हमेशा अगली चीज, अगली उपलब्धि की योजना बनाती रहती थी। जब वे जहाज पर चढ़े, मार्गरेट का आश्चर्य स्पष्ट था। उसने पॉलिश किए गए रेलिंग को छुआ, एट्रियम में क्रिस्टल झूमर पर आश्चर्य किया और समुद्र को देखने वाले अपने बालकनी केबिन पर खुशी से हांफी। रिचर्ड को यह पसंद आता। उसने बालकनी के दरवाजे पर खड़े होकर फुसफुसाया। वे हमेशा कहते थे कि समुद्र भगवान का हमें याद दिलाने का तरीका था कि हम कितने छोटे हैं। मुख्य भोजन कक्ष में पहला रात्रि भोज एक रहस्योद्घाटन था। मार्गरेट अपने पुराने स्वरूप में अधिक लग रही थी, जीवंत और आकर्षक। जब वो आयोवा में अपने बचपन की कहानियां सुना रही थी, उसने गर्मियों की रातों में जुगनू पकड़ने, काउंटी मेले में रिचर्ड के साथ अपने पहले नृत्य और तूफान के दिन डेविड के जन्म के दिन का वर्णन किया। और फिर मार्गरेट ने जारी रखा, उसकी आंखें चमकते हुए, तुम्हारे पिता ने इस छोटे चिल्लाते बच्चे को देखा और कहा, खैर मार्गरेट, मुझे लगता है हमारे पास एक राजनेता है। वो पहले से ही बहुत शोर मचा रहा है और ध्यान की मांग कर रहा है। सभी हंसे, यहां तक कि सारा भी, जिसने आखिरकार लिंडा के स्पष्ट सुझाव के बाद अपना फोन रख दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग शुल्क महंगे होते हैं। लेकिन यह मिठाई के दौरान था कि मार्गरेट के चेहरे में पहली वास्तविक दरार दिखाई दी। वो सारा के कॉलेज स्नातक के बारे में कहानी सुना रही थी जब वो अचानक वाक्य के बीच में रुक गई। उसका कांटा चॉकलेट केक के ऊपर लटका रहा। मुझे खुशी है, उसने चुपचाप कहा। मैं किस बारे में बात कर रही थी? कॉलेज, मां,
सारा ने धीरे से कहा, सभी को अपने धैर्य से आश्चर्यचकित करते हुए, मेरा स्नातक। ओह हां, मार्गरेट ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भ्रम बना रहा। तुम उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी गर्वित और वो फिर से रुक गई, मेज के चारों ओर देखते हुए जैसे सभी को पहली बार देख रही हो। डेविड ने जल्दी से विषय बदल दिया, लेकिन वह क्षण उनके ऊपर छाया की तरह लटका रहा। ये उनकी नई वास्तविकता थी। अच्छे क्षण भविष्य की झलकियों से बाधित होते रहे, जिसके बारे में वे सभी सोचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उस शाम बाद में, जब जहाज प्यूजेट साउंड के शांत पानी से गुजर रहा था, मार्गरेट और एम्मा डेक की रेलिंग पर खड़े होकर सिएटल की रोशनी को दूरी में फीकी होते देख रहे थे। सारा, जो अपने केबिन में वापस जाकर कुछ दस्तावेजों की समीक्षा करने का इरादा रखती थी, खुद को पास की डेक कुर्सी से उन्हें देखने के लिए आकर्षित पाया। दादी मां, एम्मा ने कहा, क्या आप बीमार होने से डरती हैं? मार्गरेट ने सवाल पर गंभीरता से विचार किया। थोड़ा, प्रिय, लेकिन तुम जानती हो मैं किस बात से ज्यादा डरती हूं? क्या? ये भूलना कि मैं तुम सभी से कितना प्यार करती हूं। तुम्हारी हंसी की आवाज भूलना, या जब तुम्हारी मां किसी महत्वपूर्ण चीज पर वास्तव में कड़ी मेहनत से ध्यान देती है तो उसकी भौंहों के बीच आने वाली छोटी सी झुर्री भूलना। सारा की सांस रुक गई। उसके पास वाकई वह झुर्री थी, और उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि उसकी मां ने इतने छोटे विवरण पर ध्यान दिया था। लेकिन दादी मां, एम्मा ने जारी रखा, अगर आप अपने दिमाग से भूल भी जाएं, तो क्या आप अपने दिल से याद नहीं रखेंगी? मार्गरेट ने अपनी पोती को पास खींचा। तुम जानती हो क्या, एम्मा, मुझे लगता है तुम इस पूरे जहाज पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। जब सारा इस बातचीत को देख रही थी, उसकी छाती के अंदर कुछ बदल गया। एक कसावट जिसका उसे एहसास भी नहीं था कि वह थी, ढीली होने लगी। सालों में पहली बार उसने खुद को वास्तव में अपनी मां को देखते हुए पाया। उस महिला को नहीं देखा जिसने उसे बहुत ज्यादा भावना और उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारे सवालों से शर्मिंदा किया था, बल्कि एक व्यक्ति को देखा जो अकल्पनीय का सामना अनुग्रह और साहस के साथ कर रही थी। जब वे खुले समुद्र में प्रवेश कर रहे थे तो जहाज का हॉर्न 3 लंबी आवाजें करता रहा, और मार्गरेट ने अपना चेहरा नमकीन हवा की ओर उठाया। कल हम ग्लेशियर देखेंगे, उसने एम्मा से कहा, बर्फ जो हजारों सालों से जमी हुई है। कल्पना करो कि वो कितनी कहानियां सुना सकती है। लेकिन जब वे रात के लिए अंदर जा रहे थे, सारा इस भावना को हिला नहीं सकी कि वे समय के साथ दौड़ रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण कहानियां वे थी जो अभी लिखी जा रही थी। इन कीमती क्षणों में जब उसकी मां अभी भी पूरी तरह से खुद थी, समुद्र उनके आगे अंतहीन फैला था, अपनी गहराई में रोमांच और अनिश्चितता दोनों को समेटे हुए। उनके तीसरे दिन की सुबह उन्हें ग्लेशियर बे ले आई, जहां प्राचीन बर्फ समुद्र से मिलती थी प्रकृति की कच्ची शक्ति के प्रदर्शन में। मार्गरेट जहाज के आगे खड़ी थी, उस ऊनी कोट में लिपटी हुई जो रिचर्ड ने उसे 20 साल पहले खरीदा था। आश्चर्य से देख रही थी जब विशाल ग्लेशियर गर्जना करते हुए समुद्र में गिरते थे, जो पानी के पार गूंजती थी। ये पृथ्वी के जंग को देखने जैसा है, उसने डेविड से फुसफुसाया, जो अपने कैमरे के साथ उसके पास खड़ा था, इस क्षण की असंभव सुंदरता को कैद करने की कोशिश कर रहा था। सारा ने सुबह ईमेल पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने परिवार की उत्साहित आवाजों की आवाज से डेक की ओर आकर्षित हुई। वो तब पहुंची जब जहाज के पास एक व्हेल ने छलांग लगाई। उसके विशाल शरीर ने एक छींटा बनाया जिसने डेक पर बर्फीले पानी की बूंदें भेजी। क्या आपने देखा, मां? एम्मा चिल्लाई, उत्साह से कूदते हुए। लेकिन जब सारा ने मार्गरेट को देखने के लिए मुड़ी, उसकी मां ग्लेशियर को आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी। मां, क्या बात है? सारा ने पास आते हुए पूछा। कुछ गलत नहीं है, प्रिय, मार्गरेट ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। बस, तुम्हारे पिता और मैंने 40 साल तक इसे एक साथ देखने का सपना देखा था, और यहां मैं हूं, और वे नहीं है,
और जल्द ही मुझे ये भी याद नहीं रह सकता कि हमारा कभी वह सपना था। इस क्षण की कच्ची ईमानदारी ने सारा को शारीरिक आघात की तरह मारा। उसे एहसास हुआ कि जब वह अपनी मां के निदान के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, चिकित्सा मुलाकातें, देखभाल योजनाएं, कानूनी दस्तावेज, उसने मार्गरेट के सामने आने वाली भावनात्मक वास्तविकता को पूरी तरह से चूक गया था। लेकिन आप इसे अभी देख रही हैं, सारा ने चुपचाप कहा, खुद को आश्चर्यचकित करते हुए, और आप इसे हम सभी के साथ साझा कर रही हैं। शायद यह पापा की कल्पना से भी बेहतर है। मार्गरेट ने अपनी सबसे छोटी बेटी को आश्चर्य से देखा। सारा शायद ही कभी भावनात्मक चीजों के बारे में बात करती थी, और वो लगभग कभी भी अपने पिता का जिक्र किए बिना जल्दी से विषय बदले बिना नहीं करती थी। दोपहर में एक अप्रत्याशित संकट आया। दोपहर के भोजन के दौरान मार्गरेट ने बाथरूम जाने के लिए माफी मांगी और बस गायब हो गई। 45 मिनट तक परिवार ने बढ़ती घबराहट में जहाज की तलाश की। डेविड ने सुरक्षा के साथ समन्वय किया, जबकि लिंडा ने हर सार्वजनिक बाथरूम की जांच की। माइकल ने ऊपरी डेक की खोज की, और बच्चों ने भी खोज में शामिल होकर आर्केड और पूल क्षेत्रों की जांच की। सारा ने उसे पाया। मार्गरेट जहाज के छोटे चैपल में बैठी थी, एक शांत जगह जिसे अधिकांश यात्री नजरअंदाज कर देते थे। वो सामने की पंक्ति में थी, सादे लकड़ी के क्रॉस को देख रही थी। उसके हाथ उसकी गोद में जुड़े हुए थे। लेकिन जब सारा पास आई, वो देख सकती थी कि उसकी मां पूरी तरह से खो गई थी। माफ करिए, मार्गरेट ने विनम्रता से कहा जब सारा उसके पास बैठी। क्या आप जानती हैं कि सेवा कब शुरू होती है? मुझे यहां अपने पति से मिलना है, लेकिन मुझे याद नहीं कि उन्होंने कब आने को कहा था। सारा का दिल टूट गया। मां, ये मैं हूं। ये सारा है। मार्गरेट ने उसके चेहरे का सावधानी से अध्ययन किया। सारा, मेरी सारा। भ्रम धीरे धीरे उसकी आंखों से साफ हुआ। ओह प्रिय, मुझे खुशी है। मैं किसी तरह भटक गई। सभी कहां हैं? वे आपको ढूंढ रहे हैं, सारा ने धीरे से कहा। हम चिंतित थे। मैं बाथरूम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और फिर मैंने इस जगह को देखा और मुझे लगा कि मुझे 1 मिनट के लिए बैठना चाहिए, तुम्हारे पिता से बात करने के लिए। मार्गरेट की आवाज छोटी, कमजोर थी। कभी कभी मैं उन्हें इतना करीब महसूस करती हूं, जैसे वे बस कोने के आसपास हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। सालों में पहली बार सारा ने स्थिति को ठीक करने या अगली चीज की ओर भागने की कोशिश नहीं की। वो बस अपनी मां के साथ शांत चैपल में बैठी, इस क्षण को इसे प्रबंधित करने की कोशिश किए बिना अस्तित्व में रहने दिया। मुझे उनके बारे में बताइए, सारा ने कहा। मुझे पापा के बारे में बताइए। मार्गरेट का चेहरा चमक उठा। ओह सारा, वे तुम पर बहुत गर्व करते थे जब तुम छोटी थी और हर चीज के बारे में इतनी गंभीर थी। तब भी वे कहते थे, वो लड़की दुनिया बदलने वाली है। वे चिंता करते थे कि तुम बहुत कड़ी मेहनत करती हो, लेकिन वे तुम्हारी मजबूती पर बहुत गर्व करते थे। मैं मजबूत महसूस नहीं करती, सारा ने स्वीकार किया। शब्द उसे रोकने से पहले ही निकल गए। मुझे लगता है कि मैं हमेशा भाग रही हूं, हमेशा कुछ साबित करने की कोशिश कर रही हूं, और मुझे पता भी नहीं कि क्या। तुम उनकी तरह मजबूत हो, मार्गरेट ने सारा का हाथ लेते हुए कहा। लेकिन प्रिय, मजबूती कभी न रुकने के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में है कि कब रुकना है और जो आपके पास है उसकी सराहना करना है। उस शाम परिवार मार्गरेट और लिंडा के केबिन में इकट्ठा हुआ, जो उनकी रात्रि परंपरा बन गई थी। पुराने फोटो एल्बम देखना जो लिंडा ने सोच समझकर साथ लाए थे। तस्वीरों के साथ मार्गरेट की स्मृति तेज थी, और उसने कहानियां सुनाई जो उनके पारिवारिक इतिहास को जीवंत कर देती थी। ये 3 साल की उम्र में तुम हो, मार्गरेट ने सारा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो फिंगर पेन से ढकी हुई थी। तुमने रसोई की दीवार पर एक कृति बनाई थी, और जब मैंने तुम्हें पाया तो तुमने कहा, मम्मी
मैंने इसे आपके लिए सुंदर बनाया है। सारा तस्वीर को देखती रही। उस दिन की कुछ भी याद नहीं कर रही, लेकिन अपने बच्चे के चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ पहचानते हुए अपनी मां को गर्वित बनाने की इच्छा, कुछ अर्थपूर्ण बनाने की इच्छा। मैं हमेशा आपको गर्वित बनाने की कोशिश कर रही थी। सारा ने चुपचाप कहा। ओह प्रिया, मार्गरेट ने जवाब दिया, तुम्हें कभी कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारी पहली सांस के क्षण से ही तुम पर गर्व कर रही थी। मैं उस महिला पर गर्व हूं जो तुम बनी हो। भले ही मैं चिंता करती हूं कि तुम खुद को उस जीवन का आनंद नहीं लेने देती जो तुमने बनाया है। जब शाम समाप्त हुई और सभी अपने केबिन की ओर गए, सारा रुक गई। मां, उसने कहा, कल हमारा अंतिम पूरा दिन है। आप क्या करना चाहती हैं? मार्गरेट ने एक क्षण सोचा। मैं अपने परिवार के साथ डेक पर बैठना चाहती हूं और समुद्र देखना चाहती हूं। मैं एम्मा की कहानियां और जेक के चुटकुले सुनना चाहती हूं। मैं माइकल की नई नौकरी के बारे में और डेविड की सेवानिवृत्ति की योजनाओं के बारे में सुनना चाहती हूं। और मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सुनना चाहती हूं। सारा, वास्तव में इसके बारे में सुनना चाहती हूं, न कि केवल काम वाले हिस्सों के बारे में। ठीक है, सारा ने कहा, और सालों में पहली बार वो इसे पूरी तरह से मानती थी। हम बिल्कुल वही करेंगे। लेकिन जब सारा उस रात सोने की तैयारी कर रही थी, वो अपनी मां की उस चैपल में अकेली बैठी, खोई हुई और एक ऐसे पति को ढूंढती हुई छवि को हिला नहीं सकी जो कभी नहीं आएगा। समय उनमें से किसी के चाहने से कहीं तेजी से समाप्त हो रहा था और सारा को एहसास हुआ कि उसे एक विकल्प बनाना था कि वह जो भी समय बचा है उसे कैसे बिताना चाहती है। जहाज रात भर समुद्र में चलता रहा, उन्हें अपने अंतिम दिन की ओर ले जाते हुए, और उस क्षण की ओर जो सब कुछ बदल देगा। मुझे समाप्त करने दो, प्रिय। मार्गरेट की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। जो मैं चाहती हूं कि तुम समझो वो ये है कि वे सभी उपलब्धियां, वो सारी सफलता, मुझे इन सब पर गर्व है। लेकिन जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है वो है उस महिला पर जो तुम इन सब के नीचे हो। जिस तरह तुमने कल मुझे ढूंढा जब मैं खो गई थी, जिस तरह तुम मेरे साथ बैठे बिना सब कुछ ठीक करने की कोशिश किए, जिस तरह तुम अभी मेरे साथ बैठी हो। सारा की आंखों में आंसू आ गए। मैं इतनी केंद्रित रही हूं कि कोई ऐसा बनूं जिस पर आप गर्व कर सके कि मैं भूल गई कि बस आपकी बेटी कैसे बनना है। ओ प्रिया, मार्गरेट ने सारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम हमेशा से काफी थी, जैसी तुम हो। मैं बस चाहती हूं कि तुम भी ये जानो। बाकी परिवार धीरे धीरे डेक पर उनके साथ आ गया। सुंदर सुबह और इस भावना से आकर्षित होकर कि उनका एक साथ बिताया गया समय कीमती था। डेविड अपना गिटार लेकर आया, जिसे उसने महीनों से नहीं बजाया था, और कोमल धुनें बजाने लगा। माइकल ने एक शिक्षक के रूप में अपनी नई नौकरी की कहानियां साझा की। जब वो अपने छात्रों के बारे में बात कर रहा था तो उसका चेहरा चमक रहा था। एम्मा और जेक ने बारी बारी से एक डायरी से पढ़ा जो उन्होंने यात्रा के दौरान रखी थी, हर वेल दर्शन और ग्लेशियर मुठभेड़ का दस्तावेजीकरण करते हुए। दादी माँ, एम्मा ने कहा, हमने आपकी सभी कहानियां भी लिख ली हैं ताकि हम उन्हें हमेशा याद रख सके। मार्गरेट की आंखें आंसुओं से भर गई। ये सबसे सुंदर उपहार है जो किसी ने मुझे दिया है। जैसे जैसे सुबह बीती, सारा ने एक निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्यचकित किया, खुद को भी। उसने अपना फोन निकाला, अपने संपर्कों में स्क्रॉल किया और एक कॉल किया। जेनिफर, ये सारा है। मुझे चाहिए कि तुम मॉरिसन प्रेजेंटेशन संभालो। नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। मैं अपने परिवार के साथ हूं और मैं बिल्कुल वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। हां, मुझे यकीन है तुमने जेनिफर को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है। वह एक प्रेजेंटेशन संभाल सकती है। उसने फोन काटा और अपने परिवार के चौंके हुए चेहरों को देखा। क्या? मैंने जेनिफर को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है। वह एक प्रेजेंटेशन संभाल सकती है। तुम कौन हो और मेरी बहन का क्या किया है? माइकल ने मजाक किया।
लेकिन उसकी मुस्कान अनुमोदन से भरी थी। दोपहर में उनकी अंतिम सामूहिक गतिविधि आई। जहाज के पाक केंद्र में एक खाना पकाने की कक्षा। मार्गरेट हमेशा एक उत्कृष्ट रसोइया रही थी और उसे शेफ के साथ काम करते देखना, उसके हाथों को व्यंजनों को याद रखते देखना जब उसका दिमाग शब्दों के साथ संघर्ष कर रहा था, सुंदर और दिल तोड़ने वाला दोनों था। अच्छे खाना पकाने का रहस्य मार्गरेट ने एम्मा से कहा जब वे एक साथ ब्रेड का आटा गूंद रहे थे। प्रेम के साथ पकाना है। प्रेम के साथ बना खाना हमेशा बेहतर स्वाद देता है। सारा, जो सालों से टेकआउट और प्रोटीन बार पर जी रही थी, खुद को वास्तव में सीखने में दिलचस्पी लेते हुए पाया। उसने अपनी मां के साथ काम किया, उनके हाथ कभी कभार छूते हुए जब वे डिनर रोल बना रहे थे, और एहसास हुआ कि यह पहली बार था जब वे सारा के किशोरावस्था के बाद से एक साथ खाना बना रहे थे। मां, सारा ने चुपचाप कहा, क्या आप मुझे पापा का पसंदीदा खाना बनाना सिखाएंगी? सब्जियों के साथ पॉट रोस्ट। मार्गरेट का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल प्रिय, हम घर पहुंचते ही ये करेंगे। उस शाम जहाज पर उनकी अंतिम रात, परिवार मुख्य भोजन कक्ष में विदाई रात्रि भोज के लिए इकट्ठा हुआ। मार्गरेट ने नीली पोशाक पहनी थी जो उसने विशेष अवसरों के लिए लाई थी, और वह चमकदार लग रही थी, अपने बच्चों और पोते पोतियों से घिरी हुई। मिठाई के दौरान डेविड अपने वाइन ग्लास के साथ खड़ा हुआ। मैं एक टोस्ट करना चाहता हूं, उसने कहा, मां के लिए, जिन्होंने हमें सिखाया कि परिवार केवल एक ही खून साझा करने के बारे में नहीं है, ये एक ही प्रेम साझा करने के बारे में है। और इस सप्ताह के लिए, जिसने हम सभी को याद दिलाया कि वास्तव में क्या मायने रखता है। दादी मां के लिए, एम्मा ने अपना स्पार्कलिंग साइडर का ग्लास उठाते हुए जोड़ा, जो सबसे अच्छी कहानियां सुनाती है और सबसे अच्छे गले मिलती है। दूसरे अवसरों के लिए, सारा ने चुपचाप कहा, सीधे अपनी मां को देखते हुए और बहुत देर होने से पहले ये कहने के लिए कि क्या मायने रखता है। मार्गरेट धीरे से खड़ी हुई, अपना ग्लास हाथ में लेकर। मेरे सुंदर परिवार के लिए, उसने कहा, उसकी आवाज मजबूत और स्पष्ट थी। तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। न केवल ये अद्भुत यात्रा, बल्कि ये याद दिलाना कि प्रेम फीका नहीं पड़ता, भले ही स्मृति फीकी पड़ जाए। जो भी आगे आए, मैं चाहती हूं कि तुम सभी इसे याद रखो। तुम प्रेम किए जाते हो, तुम काफी हो, और तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। जब वे अगली सुबह सिएटल बंदरगाह में वापस पहुंचे, सारा अंतिम बार अपनी मां के साथ रेलिंग पर खड़ी थी। शहर का स्काईलाइन बड़ा होता गया जब वे पास आए, और इसके साथ वास्तविक जीवन में वापसी। सारा, मार्गरेट ने कहा, मुझसे कुछ वादा करो। कुछ भी, मां, मुझसे वादा करो कि तुम याद रखोगी कि जीवन केवल गंतव्य के बारे में नहीं है, ये यात्रा के बारे में है, और उन लोगों के बारे में है जिनके साथ तुम इसे साझा करती हो। मैं वादा करती हूं, सारा ने कहा, और वह इसे अपने अस्तित्व के हर तंतु से मानती थी। 6 महीने बाद सारा ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। उसने एक पदोन्नति को ठुकरा दिया था जिसके लिए निरंतर यात्रा की आवश्यकता होती। इसके बजाय सप्ताह में 2 दिन दूर से काम करना चुना ताकि वह मार्गरेट के साथ अधिक समय बिता सके। वे हर रविवार को एक साथ खाना बनाते थे, और सारा ने न केवल अपने पिता की पसंदीदा व्यंजन सीखे थे, बल्कि दर्जनों पारिवारिक व्यंजन भी जो हर सामग्री में कहानियां लेकर आते थे। मार्गरेट की स्थिति धीरे धीरे बढ़ी, अच्छे दिन और कठिन दिन के साथ, लेकिन परिवार ने इसका सामना एक साथ किया। और कठिन दिनों में जब मार्गरेट भ्रम में खोई लगती थी, सारा अपनी क्रूज से फोटो एल्बम निकालती और अपनी मां को ग्लेशियर और व्हेल के बारे में, समुद्र पर सूर्योदय के बारे में और उस दिन के बारे में कहानियां सुनाती जब उन्होंने एक साथ ब्रेड बनाना सीखा था। मुझे जहाज के बारे में बताओ, प्रिय, मार्गरेट उन कठिन दिनों में कहती थी, और सारा उसे उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के बारे में बताती। वो नहीं जो उन्हें अलास्का ले गई, बल्कि वह जो उन्हें एक दूसरे के घर वापस लाई। उनके क्रूज एल्बम की अंतिम तस्वीर में
पूरा परिवार डेक पर दिखाया गया था। एक दूसरे के चारों ओर बाहें डाले, कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए उनके पीछे अंतहीन समुद्र था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो आप उनके चेहरों में कुछ और देख सकते थे। ये जानना कि उन्होंने किसी भी गंतव्य से अधिक मूल्यवान कुछ खोजा था। ये समझ कि प्रेम साझा किया गया और व्यक्त किया गया एकमात्र चीज है जो वास्तव में टिकती है। और सारा की आंखों में कुछ नया था, वो शांति जो आखिरकार ये जानने से आती है कि वास्तव में क्या सबसे महत्वपूर्ण है।